नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया पर मतदान के दिन महा कवरेज लगातार जारी है और मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और न्यूज इंडिया पर यह महा कवरेज सुबह से लगातार जारी है। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में 3 बजे तक 50.10% मतदान हो चुका है। जालौन में 3 बजे तक 46.87% वोटिंग। कासगंज में 3 बजे तक 50.74% वोटिंग हुई। महोबा में 3 बजे तक 51.71% वोटिंग। जैसा कि हमने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा मतदान के प्रतिशत में इजाफा होता जाएगा। कुछ वैसे ही आंकड़े जो सामने निकल कर आ रहे हैं ये दर्शा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यानी कि 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत क्या होगा? क्या सन 2017 की अपेक्षा इस बार ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। रागिनी पांडे कानपुर से जुड़ी हुई हैं और भी हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल रागिनी इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं। रागिनी, कानपुर मंडल में जो है इस वक्त जो चुनाव चल रहे हैं बहुत अहम हो जाते हैं, ये सीट बहुत अहम है। इस वक्त क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही है और ये किदवई नगर कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र 215 पे मौजूद हूँ। बाकी अपडेट मैं बाद में दूंगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि ये 86 इयर्स के हैं, 86 इयर्स के बुजुर्ग बैठे हैं और ये अपना वोट डालने आए थे, अपना लोकतंत्र का महापर्व मनाने आए थे। आइए हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। कितने साल के हो गए? 86। क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है आपका? मतलब क्या करना? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। नहीं, आप किस लिए वोट देने आए? किसको वोट देने आए? वोट देने आए। आपके पैर में प्रॉब्लम है? हाँ? पैर में दिक्कत है? पैर में दिक्कत है आपके? पैर में दिक्कत नहीं, कमर में दिक्कत है। 86 इयर्स के हैं और अपना वोट डालने आए हैं, लोकतंत्र का महापर्व मनाने आए हैं। मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है लोगों के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व पे वोट भी और पिकनिक भी। लोग लगातार अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कानपुर में पिछली बार की बात अगर हम करें 2017 के विधानसभा चुनाव में तो मतदान 57.26% रहा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह और घटकर 54। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको अपने ध्यान में रखकर जा रहे होंगे वोटर वोट डालने के लिए। पीयूष लगातार अपडेट दे रहे हैं हाथरस से। पीयूष, 50% के ऊपर मतदान पिछली बार की अपेक्षा, क्या ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर ज्यादा हो रहे हैं तो फिर इसके पीछे क्या है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी दिखाई दे रहे हैं? पीयूष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक 6 ना बज जाए और पूरे आंकड़े ना आ जाएं तब तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि आंकड़े बढ़त की ओर हैं या फिर क्या स्थितियां हैं, क्योंकि अभी 6 बजे तक तो लास्ट जो लाइन में लगा होगा वो भी अपना वोट कास्ट करेगा ही करेगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए हाथरस में जो अब तक सुबह से लेके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र रहा हो चाहे वो शहरी क्षेत्र रहा हो, फिर अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और इन 3 विधानसभाओं में पूरी तरह से घूमकर देख चुके हैं, मुद्दे डेवलपमेंट के हैं। हर व्यक्ति जब सवाल पूछिए कि किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं तो सीधा एक जवाब होता है, विकास का मुद्दा है। बिल्कुल, वो सरकार आए जो हमारा विकास करे, वो सरकार वो आए जो हमारे साथ न्याय करे, सरकार वो आए जो हमें सुरक्षा दे, सरकार वो आए जो हमें रोजगार दे। अब इन सब के बीच मतदाता अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और वोट कास्ट करके आप ही के जवाब पर मैं राजीव जी से सवाल ले लेता हूं। राजीव जी, यूपी में जिस तरह से पीयूष जिक्र कर रहे हैं कि विकास पर लोग वोट कर रहे हैं, क्या तमंचावाद, गर्मी, चर्बी, जिन्ना, गुंडागर्दी, आतंकवाद, पुलिस एनकाउंटर और ब्राह्मण उत्पीड़न, इन मुद्दों को जहन में आम जनता नहीं रखकर जा रही होगी मतदान केंद्रों पर? क्योंकि नेता लोग तो यही चर्चा करते रहे जब वो गए रैलियों में। राजीव जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दे जहन में तो ज़रूर होंगे क्योंकि यूपी की जनता कुछ भूलती नहीं है। लेकिन आज की तारीख में यूपी की जनता की जो ज़रूरत है वो है विकास। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके शुरुआत से जो चुनावी मुद्दा मेन उनका रहा वो विकास रहा। बाकी पार्टियां विकास के मुद्दे से थोड़ा सा भटकती नजर आई। उन्होंने जातिवाद की बात की, धर्म की बात की,
ब्राह्मणवाद, अपना कोई यादव है, कोई और जाति को लेके, तो अगर वोटिंग परसेंटेज अभी तक 50% के आसपास आ गया है, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो वहाँ की जनता है वो विकास के नाम पे वोट देने आ रही है, तो हो सकता है कि ये जो वोट है ये भाजपा के पाले में जा रहे हो। जी राजीव जी, हम विकास की बात कर रहे हैं और पंजाब में भी आज वोट डल रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांगली इस बार खड़ी हुई नजर आ रही है पंजाब में, क्योंकि पंजाब और यूपी की राजनीति बहुत अलग है। देखिए, पंजाब ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर हैं, तो मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफी कुछ करके दिखाया है। दिल्ली मॉडल पंजाब के लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति बिल्कुल अलग है, यूपी के मुद्दे ही बिल्कुल अलग है, लेकिन पंजाब और दिल्ली के बीच कुछ समानता नजर आती है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके बेटे संदीप दीक्षित जी का हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था। उनकी पंजाब में एआईसीसी की तरफ से ड्यूटी सिर्फ यही लगाई गई थी, और इसीलिए लगाई गई थी कि वो पंजाब की जनता को जगह जगह जाके ये समझाएं कि दिल्ली मॉडल जिसके नाम पे आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा कांग्रेस का प्रयास था, और इसके लिए स्पेसिफिकली संदीप दीक्षित जी की ये ड्यूटी लगा के उनको पंजाब भेजा गया। तो आप ये सोच लीजिए कि दिल्ली का मॉडल अगर इतना स्ट्रांग ना होता तो शायद संदीप दीक्षित जी को पंजाब नहीं भेजा जाता। चलिए राजीव जी, दिल्ली मॉडल को सभी राज्यों में जाकर आम आदमी पेश करती है कि हो सकता है कि वहां जो हमने विकास किया उसके दम पर वोट हम हासिल करें। कुलवीर लगातार अपडेट दे रहे हैं। कुलवीर, कैप्टन अमरिंदर का बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, क्या बीजेपी ने इस मौके को भुना पाया या फिर भुना पाएगी? क्योंकि बार बार उनकी मुलाकातें करना पहले ही आलाकमान को अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए जब उन्होंने पद छोड़ा तो बीजेपी से हाथ मिलाए। कितना फायदा पहुंचेगा बीजेपी को, कितना नुकसान होगा विपक्ष को? कुलवीर, देखिए, जहाँ तक बीजेपी की रणनीति समझ में आती है कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ रखने के लिए, हालांकि बीजेपी ये जानती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ते और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो कांग्रेस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होनी थी, क्योंकि खुद कांग्रेस के लोगों ने ही उनको इस ये आरोप लगाकर उनको सीट से उतारा है कि 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से समझती थी कि इस बार कैप्टन का उतना कद नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको अपने साथ रखा। क्योंकि कांग्रेस के अभी भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़दीकी या हमदर्दी कैप्टन के साथ है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बेशक कैप्टन को अपने साथ मिलाकर कोई अपना फायदा ना देखा हो, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान के रूप में कैप्टन का इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में की है। बिल्कुल, इस बार जो पंजाब के समीकरण हैं बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, देखिए, पहले ये होता था 2 दलों के बीच पंजाब की राजनीति भी सिमट जाती थी, लेकिन इस बार बहुत फर्क पड़ गया है। आपकी पार्टी आ गई है, देखिए, और आप बहुत मजबूती से सामने खड़ी नजर आ रही थी। अब 2 दिन पहले का हम विवाद ले लेते हैं। जो बयान आया है, जो वीडियो आया है, क्या आपको लगता है कि ये छवि धूमिल करने के लिए लाया गया था? जी बिल्कुल, छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ, लेकिन जनता उस झांसे में नहीं आने वाली है। जनता का स्पष्ट मत है कि झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे। ये जन में निकला, ये कहाँ से निकला, ये समझा दीजिए एक बार कि आखिर ये जिन निकला कैसे? ये जिन निकालते रहते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार। इस तरह का अभियान आज से नहीं, जब से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, जब से जनता समाज और राष्ट्र के एजेंडा पर आने लगी, इन नेताओं के सिर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, और तरह तरह के सगुफा छोड़ करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश होती रही। खूबसूरती है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। शत्रुघ्न जी, आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल बहुत ही आप देखिए, एक दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल गठबंधन के साथ चुनाव में वोट डालने पहुंचे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इस तरह से लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। ये तस्वीरें सबक देती हैं, क्योंकि शादी के जोड़े में पहुंचना मतदान केंद्र पर, ये दर्शाता है कि पहले हमारा घर जाना जरूरी नहीं है, पहले मतदान हम करें। देखिए, पहले ये जुमला सामने आता था कि पहले मतदान फिर जलपान। अब इस तस्वीर को देख के लग रहा है कि पहले मतदान फिर ब्याह फिर शादी, कन्यादान, फिर कन्यादान।
जी जी फिर कन्यादान। अच्छा, जी हाँ। इस वक्त ना विवेक जी भी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। विवेक जी, पंजाब की मैं बात कर रही थी, तो देखिए पंजाब में जो किसान और दलित वोट था, पहले वो बट जाया करता था, अकाली दल था, कांग्रेस था, लेकिन इस बार भाजपा और अमरिंदर जी का गठबंधन है, इस बार कांग्रेस भी है, इस बार अकाली दल भी अलग है, इस बार आम आदमी पार्टी भी बीच में कूद गई है। क्या समीकरण बन रहे हैं, अब किस तरह से ये वोटों का बंटवारा होगा? देखिए, समीकरण तो बिल्कुल अलग इस बार के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं 3 बात क्योंकि मैं सबके पास में रहा था। देखिए, कैप्टन साहब के बारे में बात हो रही तो हमको नहीं भूलना चाहिए, कैप्टन साहब का एक अपना रुतबा है, एक अपना कद है और एक उनका फैन फॉलोइंग है। तो देखिए, कैप्टन साहब के एक जो अगर हम आप बात करें ना, तो कैप्टन साहब को हम बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। कैप्टन साहब को हम इतने हल्के अंदाज में नहीं ले सकते जैसे बात हो रही है। रही बात चन्नी साहब के पास, हम लोगों ने अभी लगातार के उनके बयान की बात किया और हम सब जानते हैं कि चन्नी साहब इंडक्ट कराए गए हैं। चन्नी साहब के पास कोई जनाधार नहीं है, इतना लोकप्रिय नहीं है पंजाब में, और वही राष्ट्र जो है कांग्रेस का होने वाला है। रही बात भगवंत मान की, अभी लगातार बात हो रही है, तो आप जानते हैं ना भगवंत मान के जो है कारनामे क्या क्या है। भगवंत मान जो है उनको सीरीज लेने की आवश्यकता क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी सब लोग बात करें दिल्ली मॉडल की, मैं बहुत बार डिबेट में पूछ चुका हूँ कि दिल्ली मॉडल है क्या। मुझे कोई जो आपके प्रवक्ता है तो जरा समझा दे दिल्ली मॉडल क्या है, दिल्ली मॉडल में क्या आपने किया है। आज तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं समझा दिल्ली मॉडल क्या है। पंजाब के लोग को समझ जाए कि दिल्ली मॉडल क्या है। रही बात, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो कि एक बड़े कद का व्यक्ति है, कुमार विश्वास, अगर आपके खिलाफ कुछ बोला है, जो आप बोल रहे लगातार जो है आम आदमी के खिलाफ, विवेक जी, पंजाब की सियासत पर तो लगातार हम बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ विवेक जी, 400 किलोमीटर दूर आपको ले चल रहा हूँ। विवेक जी, उत्तर प्रदेश, वहां की सियासत पर एक बार नजर हम डाल लें। देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा दिमाग लगाया इस बार के चुनाव में, छोटी छोटी पार्टियों को साथ वो लेकर चल रहे हैं। वो जानते हैं कि एकजुटता अगर रहेगी, अगर छोटी पार्टियों को हमने साथ अगर लेकर चला तो एक बड़ा वोट बैंक हमारे पाले में आ सकता है। कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो चुनाव के बाद हो सकता है कि किसी और पार्टी का रुख कर लें, उनके साथ गठबंधन कर लें। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? यूपी के समीकरण क्या कह रहे हैं? क्या 2017 वाला चमत्कार फिर बीजेपी कर पाएगी या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है स्थिति बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में फिलहाल तो दिख रही है। जो अभी जो चुनाव हो रहा है, आपको पता भी होगा, जो 22 यादव लैंड की बात कर रहे हैं, इसमें भी पिछली बार जो है 22 सीटें जो है बीजेपी ने जीता था। अब देखिए, अगर लोग जो है आज विकास चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, तो क्या आप बताइए जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम है, क्या जो है 5 सालों में वृद्धि हुई है कि नहीं, लगभग डबल हो गया है कि नहीं। तो आप अगर फार्मर्स की बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ की कर्ज माफी सरकार बनती बीजेपी ने कर दिया था, और लगभग 2.5 लाख करोड़ किसानों को जो है सम्मान निधि दिया गया है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है किसानों को जो है गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। लगभग 7.5 लाख जो है जॉब्स दे दी गई है। 35 लाख MSME यूनिट्स लगा दिए गए हैं। करोड़ों लोगों को जो है मुफ्त में खाद्यान्न दिया जा रहा है। उज्ज्वला जो है स्कीम की तरफ उनको गैस दिया गया है, टॉयलेट्स बनाए गए हैं। तो ये लाखों जो करोड़ों जो काम लोगों को किया गया है, तो एक जो है वर्ग और बन गया है। ठीक है, देश के ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं इस बार, देखिए आज जो चुनाव है यादव लैंड में है। पिछली बार के जो दूसरा चरण था उससे काफी अलग है ये तीसरा चरण। यादव लैंड की हम बात कर रहे हैं, हम अवध में हैं, हम बुंदेलखंड के मुद्दों को उठा रहे हैं। विवेक जी, यहाँ पर मैं बात कर लेना चाहूंगी कि देखिए जब हमने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो देखे, उसमें किसानों पर खासा जोर दिया गया था, क्योंकि अच्छा ये जो तीसरी चरण की जो बेल्ट है, इसमें आलू बेल्ट इसको कहा जाता है, यहाँ पर भी किसान बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर जब हम दोनों का मैनिफेस्टो देखते हैं, जो छुट्टा पशु है उसके मुद्दे को दोनों ने ही कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि किसान इस मसले से बहुत ज्यादा परेशान है। दिन भर काम करते हैं, रात भर उनको फिर निगरानी करनी पड़ती है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है कुछ नब्ज पकड़ पा रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी घूमता हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं बीजेपी की एक कमी रही है जो कि स्पष्ट रूप से दिखती है, आवारा पशुओं पर नियंत्रण नहीं किया है। अगर ये 4-5 महीने पहले आवारा पशुओं पर नियंत्रण करते और उनको वही स्थान पे ले जाते जहाँ उनको रहना चाहिए था, तो बिल्कुल जो है परसेंटेज जो है आज कुछ अलग होता। तो एक बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कहीं न कहीं आवारा पशुओं पर कंट्रोल जो है बीजेपी को जो करना चाहिए था, कम से कम 4-5 महीने पहले। चलिए देखिए, ये भी मुद्दा क्या विवेक जी किसानों से ही जुड़ा है, इसीलिए सपा चाह रही है कि कैसे इसको भुनाया जाए। शत्रुघ्न जी, क्या बात है, उत्तर प्रदेश में ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं? नहीं वो जोश नहीं है सर यूपी में, जो पंजाब में हम देख पा रहे हैं।
अखिलेश उत्तर यादव से प्रदेश जाकर में- आपका मुलाकात कर लेना संजय सिंह का ये नहीं। भी दर्शा रहा है कि अगर 2-4 सीटें आ गई तो चलिए हाथ मिला लिया जाएगा। क्यों नहीं, सर? उत्तर इसका जवाब तो प्रदेश मैं में- भी बहुत उत्सुक हूं उत्तर- सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश में करीब करीब सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे देखिए, हैं। परीक्षा देना और देखिए- परीक्षा में बेहतर परिणाम देने के लिए मेहनत करना, दोनों चीजें बड़ी अलग हैं। नहीं, मेहनत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी एक नहीं, ये भी महत्वपूर्ण मानिए कि राजनीतिक पहचान दल बनाने की बनकर के उतनी उभरेगी। कोशिश आपने की नहीं है जैसे उत्तराखंड और पंजाब में की है। नहीं, उत्तराखंड और पंजाब में, गोवा में हमारी ज्यादा चहलकदमी पहले से थी, लोगों में ज्यादा विश्वास जमा हुआ था। नहीं दिल्ली नहीं मॉडल नहीं, को ये लेकर देखिए, ये के गलत है। हम संजय देश सिंह भर जी में जा रहे पिछले हैं। कई सालों से सिवाय यूपी के कहीं फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत धैर्यवान और संघर्षवान नेता हैं और वो उस संघर्ष को लगातार आज भी उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर कर रहे हैं। कहीं से कोई ये नहीं, हमारा लगभग 400 सीटों पर करीब आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में अच्छा चुनाव राजीव जी, लड़ रहा कचरे है। वाली कहीं चाल तो नहीं है ना आम आदमी पार्टी की कि धीरे धीरे चलेंगे लेकिन एक दिन पूरे देश पे कब्जा होगा अपना? नहीं नहीं, देखिए कहीं कहीं इनको एक्सेप्ट किया गया, वो बात सच है, मगर यूपी में इन्होंने पहले भी ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। भाई कब तक कोशिश करेंगे? 10-20 साल कोशिश करते रहेंगे नहीं, क्या? ये पहले केजरीवाल जी खुद आके कोशिश करके हार के गए। संजय सिंह जी पिछले कई सालों से सिवाय यूपी के कहीं फोकस नहीं कर रहे। हाल ही के दिनों में तस्वीरें भी सामने आई थी, उन्होंने मुलायम सिंह जी से भी मुलाकात की और भी कई पार्टी के नेताओं से, जो मतलब जो भी एंटी बीजेपी, उनसे उन्होंने लगातार मुलाकातें की और वो खुद भी बता रहे हैं कि तकरीबन सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कब तक प्रयास करते रहेंगे? कछुआ वाली चाल तो ये तो कछुआ आपका बैठ गया है, वो हिल ही नहीं रहा है। राजीव जी 10 साल की मात्र पुरानी पार्टी है। 26 नवंबर 12 को पार्टी बनी थी। आज हम लोग 22 में खड़े हैं आपके स्टूडियो में, आज बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में कोई पार्टी इतनी जल्दी फॉर्म की हो, जनता का विश्वास हासिल किया हो, आपको नहीं देखिए, मिलेगा। ये बात तो हमने खुद एक्सेप्ट की। हमने खुद कहा आगे कि दिल्ली और पंजाब में, गोवा में आपका माहौल है, आप बहुत मजबूत हैं, दिल्ली में सबसे मजबूत है, लेकिन यूपी में क्या हो जाता है? नहीं, मिश्रा जी ने कहा है कि धीरे धीरे हम अपना पहचान, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव वहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह, इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब, और हमारे गुरु संत यहाँ बैठे हैं। सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहाँ भी कुछ संतों के नाम होंगे, आपके यहाँ भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है और जिस समय वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। इनसे अच्छा, इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ, ये सरकार झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? याद है
किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि 2022 सरकार बनेगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों कितनों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ किसान भाइयों, यहाँ किसान भाई हैं, किसान भाइयों के परिवार के बेटे हैं, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। और अगर आपने धान पैदा किया होगा तो कहीं खरीद नहीं हुई, नहीं खरीद हुई कहीं, न खरीद केंद्र बने, मंडी बंद कर दी और मंडियों की भी बेचने की तैयारी है। बताओ धान की कोई कीमत मिली आपको? धान की भी लूट हो गई। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, बताओ किसी को खाद मिली कि नहीं मिली? न डीएपी मिली, न खाद दे पाए, न डीएपी दे पाए। और इन्होंने याद कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। महंगाई बढ़ाने का काम किया है और हमारी गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। लगातार गरीबों से वसूल रहे पैसा, महंगाई बढ़ा करके गरीबों से पैसा वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि अभी एक बहुत बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। हम आप लोग पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, अगर बैंक से पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रख। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि आम जनता त्रस्त है बीजेपी की सरकार से और आने वाले अब दिनों में सपा सरकार में एक बार फिर लौट कर आएगी, 2012 वाला इतिहास दोहराएगी।